अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ये एफएससी की बुक का लास्ट चैप्टर है, सेकेंड ईयर एफएससी लास्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 20, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये सब बताया हुआ है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे, आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ को डिस्कस करेंगे और इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन से। द गोल्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज टू डिस्कवर, एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्चुअली गोल क्या है कि हम डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर क्या होता है? अम, किसी चीज़ को इन्हेंसमेंट में पढ़ना, ज- उसको एक्सप्लोर करना। जैसे अक्सर लोग कहते हैं मैं वर्ड जो है वो एक्सप्लोर करने चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। अंडरस्टैंड और उसको समझें। ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैटर, न्यूक्लियर मैटर्स, तमाम तरह के न्यूक्लियर मैटर्स को समझें, उनको डिस्कवर करें। Every star shines because of the energy provided by nuclear reactions taking place inside it. ये स्टार्स क्यों शाइन कर रहे हैं? स्टार्स इसलिए शाइन कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्टार्स जो हैं वो शाइन करते हैं। इट इज़ आल्सो न्यूक्लियर रिएक्शन दैट ड्राइव spectacular stellar explosions seen as supernova। ये भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से है, जो हमारे पास स्पेक्टिकुलर स्टेलर एक्सप्लोजन होते हैं, जैसे कि सुपरनोवाज हैं, which create nearly which create nearly all of the chemical elements। इनके जरिए सारे केमिकल एलिमेंट्स बनते हैं। A supernova is the explosion of star। सुपरनोवा एक्चुअली क्या है? स्टार का एक्सप्लॉइड हो जाना, एक्सप्लोजन, स्टार के एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा कहते हैं। इन एन इंस्टेंट, किसी एक लम्हे में, स्टार विद मेनी टाइम्स द mass ऑफ आवर सन, एक स्टार है जिसका मैस जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे सन से, हमारे सूरज से, कैन डिटोनेट विद एनर्जी ऑफ बिलियन सन्स। यानी कि उसके पास बिलियन ऑफ सन्स की एनर्जी होगी। एंड देन विद इन जस्ट अ फ्यू आवर्स आर डे, और फिर कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में इट डिम्स डाउन अगेन, वो फिर से डिम हो जाएगी। तो आगे देखें, एटॉमिक, हमारे फर्स्ट टॉपिक जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का, वो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस है। अगर हमें एटॉमिक न्यूक्लियस का नहीं पता तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने का जवाब ही नहीं बनता। तो एटॉमिक न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक, लेट अस बिगिन बाय रिव्यूइंग a few fundamental facts that are probably already familiar। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनसे हम पहले से ही फेमिलियर हैं, जिनके बारे में हमें पहले से ही हमने पढ़ा हुआ है नाइन्थ में, टेंथ में, पिछली क्लासेस में। सॉरी। द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। हर किसी को पता है न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। टू पार्टिकल्स, ये ऐसे दो पार्टिकल्स हैं जो 1840 टाइम्स मैसिव हैं इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। दो पार्टिकल, ये ऐसे दो पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल्स विच आर अबाउट 1840 टाइम्स मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे दो पार्टिकल्स हैं जो 1840 टाइम्स जो है ना वो ज़्यादा मैसिव हैं, भारे हैं इलेक्ट्रॉन से। They are spoken of collectively as nucleons। इनको मिला के, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के
क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलके क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस इज जस्ट इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन is the integer closest to its mass number. Number of nucleons किसके इक्वल होते हैं? mass number के इक्वल होते हैं। Hence the number of neutron, तो फिर number of neutron किसके इक्वल होंगे? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? sum of proton और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर के इक्वल है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो मास नंबर के इक्वल है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो किसके इक्वल होंगे? वो हमारे पास नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, हम्म इसी के इक्वल होंगे। हम कोई एग्जांपल लेते हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम, आई एम सॉरी, यहाँ पर अगर हम सोडियम को लें फॉर एग्जांपल, तो बिकॉज़ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं खुला हुआ, वरना मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख के दिखाती। लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, अच्छा, यहाँ पर ना अगर हम यहीं से देखें तो ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम 1123। ये जो नीचे डिजिट होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जबकि जो ऊपर वाला डिजिट होता है ना, वो हमारे पास होता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो सोडियम का जो एटम है, इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, और एटॉमिक मास हमारे पास 23 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं, यानी वो 23 होंगे। तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पीछे बच जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने होंगे? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। दिस इज रिलेटिवली लाइट न्यूक्लियस। ये लाइट न्यूक्लियस के लिए था। अगर हम कोई हैवी न्यूक्लियस लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम 92 235, 92 यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर 235 जो है वो एटॉमिक मास है, which is obviously contain 92 protons and 143 neutrons. Number of proton is equal to atomic number, yani 92. Number of proton will be 92 because atomic number is 92. Or number of nucleons is equal to atomic mass, yani number of nucleons is equal to 235, and number of neutron is equal to atomic mass minus atomic number. 235 minus 92 is equal to 143 neutrons. The mass of nucleus is very nearly equal to the mass of atom. न्यूक्लियस का जो mass होता है वो equal होता है mass of atom की। सार एटम में होता ही न्यूक्लियस है सबसे ज्यादा, बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का खुद का mass इतना कम है। इलेक्ट्रॉन्स से 1840 टाइम्स बड़े होते हैं, मैसिव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारे पास जो एटॉमिक जो एटम होता है, इसका हम ज़्यादातर कहते हैं कि जो हमारे पास इसका मैस है वो न्यूक्लियस का मैस है सारा का सारा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, हम्म, जो हैवी पार्टिकल्स हैं। ओके, द mass of the nucleus is very nearly equal to the mass of atom in kilograms. Mass of atoms in kilograms. It is the atomic weight divided by Avogadro's number. ये एक्चुअली क्या है? एटॉमिक वेट है जिसको हम डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर से। न्यूक्लियाइड एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं? 6.03 मल्टीप्लाई 10⁻26। A nuclide is a particular nucleus with specified number of protons and neutrons. न्यूक्लियाइड जो है ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं।
Any nucleide can be represented by its mass number. कोई भी न्यूक्लियाइड जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है अपने mass number से, A से, and atomic number Z से. ठीक है. Any nucleide can be represented by its mass number A and atomic number Z. अगर हम इसको मैं लिख के दिखाऊं तो for any element for example हमारे पास एक एलिमेंट है X. इट्स न्यूक्लियोइड इज रिटन एज. उसका न्यूक्लियोइड हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोइड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर. तो जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास आएगा. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, Z is equal to 1, atomic mass is equal to 1. Carbon, atomic number, atomic mass, Z is equal to 6 and A is equal to 23. I'm sorry. Nucleus was first discovered in 1911 in experiment conducted by Lord Rutherford. न्यूक्लियस जो है ये पहले डिस्कवर किया गया था 1911 में. किसने डिस्कवर किया था, लॉर्ड रदरफोर्ड ने. उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. उसने और उसके स्टूडेंट्स का नाम क्या था, गीगर और मार्स्टन. इन दोनों ने मिलके अपने टीचर लॉर्ड रदरफोर्ड के साथ एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें हमारे पास क्या हुआ था कि उन्होंने एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया था. ओके, let me write a text. अगर हम यहाँ पे देखें सॉरी मैं यहाँ पर अगर आपको लिख के दिखाऊं यूरेनियम. जैसे हमारे पास यूरेनियम था तो यूरेनियम के हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है और एटॉमिक मास 235 है. ठीक है. ये सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए था, ये अपर सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए था. ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में. यहाँ पर अगर मैं इसकी फाइंड करना चाहूँ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, तो मैं अगर इसका एटॉमिक मास फाइंड करती हूँ. ठीक है. सबसे पहले मैं इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मैं आपको बताऊँ इसके, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, राइट. एटॉमिक नंबर. ओके. एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या है, 92. तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का 92. ठीक है. इसी तरह अगर आप करें तो नंबर ऑफ इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पहले लिख लें. न्यूक्लियॉन्स वो हमारे पास एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर से कॉपी करें एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास 235. ठीक है. अब अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे लिखते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या होंगे, इज इक्वल टू ए माइनस इज इक्वल टू ए. हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास 235 माइनस एटॉमिक नंबर क्या है 92 इज इक्वल टू, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 143. सॉरी कीबोर्ड, 143. ओके.
So this is how you can find the number of protons, our atomic number, number of nucleons, our atomic mass, and number of neutrons from a given element. Okay, this is the way to find number of protons, number of nucleons, number of neutrons. Okay, so let's come to the previous point. इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिया है इस तरह से काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हम ले सकते हैं अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर हमने कहा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस की फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी ना वो किसने की थी लॉर्ड रदरफोर्ड ने और उसके दो स्टूडेंट्स थे गीगर और मार्स्टन उन्होंने हमारे पास एटम पर अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया था और न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ था ये केमिस्ट्री में आपने डिटेल से पढ़ा होगा 10th में he found that sorry ninth में या 10th में मुझे नहीं याद he found that the scattering pattern could be explained of atoms consist of small nucleus उसने ये कहा था उसने ये सर्च करा कि हमारे पास जो स्कैटरिंग पैटर्न है ना वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी एटम का कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस deviation indicate that nuclear size is of the order of 10 to the power minus 14 meter डेविएशन यहाँ पर हमारे पास जो स्कैटरिंग हमने करवाई थी अल्फा पार्टिकल्स की वो डेविएशन क्या शो करती थी कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है ना ये बहुत ही छोटा है इतना छोटा है कि ये हमारे पास फेम्टोमीटर के इक्वल है यानी कि 10 टू पर माइनस 14 मीटर के इक्वल है since this is 10,000 times smaller than the diameter of atoms तो न्यूक्लियस जो है वो 10,000 टाइम्स स्मॉलर है डायमीटर ऑफ एटम्स के एटम का जो डायमीटर है उससे भी 10,000 टाइम्स स्मॉलर है न्यूक्लियस द न्यूक्लियस कंटेन्स जेड चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है जेड चार्ज है वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर यहाँ पर जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है और number of the element in E is the charge quantum that is 1.60 multiplied 10 to the minus 19 coulomb. ई जो है ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का हो ये हमेशा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू the माइनस 19 ही रहता है mass of the nucleus is of the order of 10 to the minus 27 किलोग्राम और न्यूक्लियस का जो mass है वो 10 to the minus 27 किलोग्राम है जबकि न्यूक्लियस का जो साइज है वो क्या था 10 to the 10 to the 14 meter 10 to the 14 meter minus 14 minus 14 let me check 10 to the minus 14 मीटर न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है इवन कि ये हमारे पास जो एटम का डायमीटर होता है उससे भी 10,000 टाइम्स स्मॉलर होता है तो इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस का साइज है और अ, इसके जो सॉरी इसका जो हमारे पास मैस है वो क्या है -27 किलोग्राम ओके ये हमारे पास न्यूक्लियस का साइज है और ये इसका मैस है ठीक है इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स ये वो बार बार कह रहे हैं एमसीक्यूज में आ सकते हैं पीछे भी उसने यही कहा है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम मिला के कहें तो हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे ओके लेट्स स्टडी आइसोटोप्स आइसोटोप्स क्या होते हैं किसी एक एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा सेम मतलब अ, अ, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ठीक है किसी एक एलिमेंट के जो हमारे पास जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हो अ, उसको हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स
जैसे कि हमारे पास कार्बन के आइसोटॉप्स हमने पढ़े हैं, यूरेनियम के आइसोटॉप्स पढ़े हैं, और भी बहुत सारे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। ये कॉमन जो आइसोटॉप्स हैं मैं वो बता रही हूँ। ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, वो तमाम एटम, एक एलिमेंट के वो तमाम एटम which contain the same number of proton in the nucleus of each atom, जिनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो, the number of neutron in each atom of the element can be differ, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसे एटम्स को आइसोटॉप्स कहते हैं। वो तमाम एटम्स किसी भी एलिमेंट के, वो तमाम एटम्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हो, उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ईच एलिमेंट can be can be differ. Atoms of an element which has the same atomic number, at same atomic number means same number of protons, तो वो एटम्स, एटम्स के वो एलिमेंट के वो एटम्स जिनके नंबर ऑफ जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट हैव डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्यों डिफरेंट है? हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है ना? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट होंगे, मास नंबर डिफरेंट होगा। तो आइसोटॉप्स जो होते हैं इनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन सॉरी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, आर रेफर्ड एज आइसोटॉप्स। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल यूरेनियम मोस्टली कंसिस्ट ऑफ आइसोटॉप। जो नेचुरल यूरेनियम पाई जाती है ना, ये भी आइसोटॉप्स पर मुश्तमिल होती है। जैसे 92-238 सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम पाई जाती है वो इसी उसमें पाई जाती है ना, 92-238, एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ आइसोटॉप इज 92-235। ये बहुत ही कम पोर्शन होता है यूरेनियम का जो आइसोटॉप्स के फॉर्म में यहाँ पर 235 के फॉर्म में पाया जाता है। अब देखिए इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, डिफरेंट मास नंबर है, राइट? बोथ टाइप ऑफ एटम्स आर यूरेनियम एटम्स। ये दोनों यूरेनियम ही एटम है। ईच न्यूक्लियस कंटेन 92 प्रोटॉन। हर एक का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। However, the isotope uranium-92-238 contains three more neutrons than the isotope 92-235। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है कि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 238 के, वो 3 ज़्यादा हैं बनिस्बत 235 के। Other example are carbon, carbon-6 11, carbon-6 12, carbon-6 13, carbon-6 14. तो यहाँ पर आप you can see that number of protons, atomic numbers are same, 666. Only the thing is different is number of neutrons, mass numbers, or number of nucleons, right? Are four isotopes of carbon: hydrogen 1 1, hydrogen 1 2, hydrogen 1 3 are three isotopes of hydrogen, and the only thing which is different in these isotopes are number of neutron, number of nucleons, or number of, or mass number. Number of protons, atomic number is same, right? Hopefully you get my point. Note that the number of electrons in an uncharged atom is equal to the number of protons in the nucleus. जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना किसी अनचार्ज्ड एटम के अंदर, अनचार्ज्ड एटम कौन सा होता है? जो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल एटम तभी होगा ना जब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इक्वल होंगे। तो अनचार्ज्ड एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं।
क्यों इक्वल अमाउंट में होते हैं? अनचार्ज एटम जो है, न्यूट्रल एटम जो है, तो अनचार्ज तभी होगा ना जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, है ना? The chemical properties of an element are the same. केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की वो सेम हो सकती हैं फॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट. This is because chemical reactions are determined by electrons in an atom. ये इस वजह से क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन किए जाते हैं किसी भी एटम के अंदर. एंड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट अंडरगोज द सेम केमिकल रिएक्शंस. एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के ये अंडरगो करते हैं सेम केमिकल रिएक्शंस बिकॉज ईच एटम हैज सेम इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट, क्योंकि हर एक एटम जो है उसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पाई जाती है even if the atoms are different isotopes of the same element. तो एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के उनकी केमिकल रिएक्शन सेम से होते हैं क्योंकि बिकॉज ईच एटम हैज़ अ सेम इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, क्योंकि हर एक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है वो सेम है even if the atoms are different isotopes of the same element. mass spectrograph, इसको भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं. बेशक आप अगर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो आप क्या करेंगे कि आप इस वीडियो को 2 दिन में देख लें, आराम से देखें. अगर शुरू है आपका, अगर मतलब एफएससी की स्टार्ट है, अगर एफएससी का एंड है तो फिर तो आपको ये इस तरह की कोई 20-30 वीडियोस देखनी पड़ेंगी. तो अगर आपका एफएससी का स्टार्ट है तो आराम से, मैंने ये लास्ट इसलिए भी स्टार्ट की है ताकि एक तो दूसरा, एक तो इस वजह से क्योंकि जिनके पेपर्स होने वाले हैं तो वो आराम से क्योंकि लास्ट चैप्टर जो होते हैं वो अक्सर कॉलेजेस में भी रह जाते हैं या नहीं भी रहते हैं तो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, तो वो यहाँ पर आराम से रीड कर सकें, आराम से उनको समझ सकें. यहाँ पर और मैंने यहाँ पर नोट्स बना के इसलिए नहीं शेयर किए क्योंकि अक्सर बच्चे बुक से पढ़ते हैं तो वो ताकि उनको बुक से आराम से समझ आ जाए और बुक की वर्डिंग को देख लें ताकि उनके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो जाएं. क्योंकि एमसीक्यूज़ अगर आपके ठीक हैं तभी अगला बंदा आपसे इम्प्रेस हो के थोड़ा आपका पेपर भी लीनिएंट मार्किंग करता है. चलिए, मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ. लेकिन अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है, कोई और टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे वो बताएंगी. आप मुझे अगर कहेंगे कि आप मैं नोट्स शेयर करें तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगी, ठीक है? इट डज़न्ट इट्स नॉट अ बिग डील. तो मैं आराम से आपको नोट्स शेयर कर दूँगी. लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है. It is a device with the help of which not only the isotopes of an element of any element can be separated from one another, but their masses can also be determined quite accurately. ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अ, ना सिर्फ आइ किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, बल्कि उनके masses को भी डिटरमाइन कर सकते हैं और एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं विद ग्रेट प्रिसीजन. ठीक है, तो ये एक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से उनको अलग करते हैं और उनके मैसेज को एक्यूरेटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं. So it is a device with the help of which not only the isotopes of any element can be separated from one another, but their mass can also be determined quite accurately. A mass spectrograph is based upon the principle. mass spectrograph जो है ये एक principle पे काम करता है that a beam of ions moving through electric and magnetic field suffer a deflection. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ. तो मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ एक तो एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को अलग करती है एक दूसरे से और दूसरा उनके मैसेज को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकती है
मैं और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? अ बीम ऑफ आयन मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि एक बीम ऑफ आयन आ रही होती है और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करती है, सफर अ डिफ्लेक्शन, और उसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है दैट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड मास ऑफ आयन। ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होती है? चार्ज और आयन की वजह से। अ, यहाँ पर अगर आप देखें, एक बीम ऑफ आयन्स आयन जो है वो पास होती है फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। A beam of iron is passing through electric and magnetic field. ये बीम ऑफ आयन है, ये पास करती है फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। I'm sorry, I'm not good at drawing, but electric and magnetic field, you can see it in your FSC first year book. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रही होती हैं। तो जब ये एक बीम, ये जो बीम है, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर रही है, मूव कर रही है, ये सफ़र करती है डिफ्लेक्शन। ये कब डिफ्लेक्शन सफ़र करेगी? डिफ्लेक्शंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है उस टाइम? दैट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड मास ऑफ आयन। कि हमारे पास जो चार्ज और मास है आयन का, जिस आयन की वो बीम आ रही है, उसका चार्ज और मास क्या है? उस चार्ज और मास के मुताबिक वो उसमें से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से डिफ्लेक्ट होगी। तो ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ये किस पर वर्क करता है? एक ऐसे प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसमें हमारे पास एक बीम जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हुए डिफ्लेक्शन को शो करती है। ये डिफ्लेक्शन क्यों शो करती है? क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है इस वक्त? मास और चार्ज पर, उस आयंस के। Hence, ion of various masses are deflected differently. हर आयन का जो डिफरेंट masses के डिफरेंट आयंस का की जो डिफ्लेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। A spectrometer separates a mixture of ions into a spectrum of atoms having different masses. स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये क्या करता है? ये मिक्सचर ऑफ आयंस को सेपरेट करता है into spectrum of atoms having different masses. A simple mass spectrograph is shown in the figure 20.1b. The atoms are molecules, ये हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पर देखें, बीम ऑफ आयन जो है पास हो रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से, ठीक है। और यहाँ पर ये इसकी डिफ्लेक्शन शो करवाई गई है। और ये जो डिफ्लेक्शन है ये किस पे डिपेंड करती है? डिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करती है चार्ज और mass ऑफ द आयंस पर, ठीक है। The atoms or molecules of the element under investigation in vapor forms are ionized in the ion source S। क्या किया जाता है? एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एलिमेंट के, वो जो अंडर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिन एटम्स को, जिन मॉलिक्यूल्स को हम जिन एलिमेंट्स के ना लेना चाह रहे हैं ना, उनको उनको हम वेपर फॉर्म्स में लेते हैं और उनको आयनाइज करवाते हैं आयन सोर्स के अंदर। ये आयन सोर्स है, इसके अंदर हम वो जो जिस एलिमेंट के हम एटम्स जो मॉलिक्यूल लेंगे उसको आयनाइज करवाएंगे, ठीक है। और एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो हम वेपर फॉर्म में लेंगे, ठीक है। फिर इसको हम आयन सोर्स में डालेंगे, आयन सोर्स में हम उसको आयनाइज करवाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन, ये जो आयनाइजेशन का रिजल्ट होगा, ये क्या होगा कि वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा पार्टिकल में से, लिविंग विद अ नेट पॉजिटिव चार्ज। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। द पॉजिटिव आयन्स एस्केपिंग द स्लिट S1। ये आयन सोर्स में से आयनाइज हुए। आयनाइज क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन लीव कर गया है पार्टिकल को, और जो पार्टिकल है वो क्या हो गया? पॉजिटिव आयन बन गया है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव आयन एस्केपिंग द स्लिट S1। यहाँ पर स्लिट S1 में से ये पॉजिटिव आयन जो है वो पास करता है यहाँ से, ये स्लिट S1 है, दिस वन। ये स्लिट S1 है, इसमें से आयन पास करेगा और एक्सेलरेटेड
थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ पर ये इसको पोटेंशियल स्लिट वन में से इसको पोटेंशियल मिलता है V अप्लाइड बिटवीन टू स्लिट्स, जो कि हमारे पास पोटेंशियल किसके दरमियान अप्लाई हो रहा है, S1 और S2 के दरमियान में जो पोटेंशियल V अप्लाई हो रहा है उसके थ्रू ये पोटेंशियल गेन करता है, जिसकी वजह से वो आयन जो है, वो जो पॉजिटिव आयन आ रहा है वो एक्सेलरेट होता है। द आयन passes थ्रू स्लिट टू, और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करके स्लिट टू में से गुजरता है इन द फॉर्म ऑफ नैरो बीम। ये देखें, नैरो बीम की फॉर्म में ये पास हो रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंगल चार्ज आयन एट द स्लिट टू पर जब वो आता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, 1/2 mv² इज इक्वल टू वी क्यू, वोल्टेज इनटू चार्ज। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक उसको डिस्कस कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क डन के इक्वल होगी। तो हमारे पास जो वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन था, वो किसके इक्वल होता था, पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल होता था। तो यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जी क्यू के या क्यू वी के इक्वल होती है। Ions are then subjected to perpendicular and uniform magnetic field. आयन जहाँ पर किसने परपेंडिकुलर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है इन अ वैक्यूम चैम्बर वेयर दे आर डिफ्लेक्टेड इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। जब भी कोई आयन, कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है ना, तो वो सर्कुलरली मूव करता है। वो सर्कुलरली क्यों मूव करता है, क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म इक्वल होती है और परपेंडिकुलर। वो आयन आई हमने जो छोड़ा है ना आयन, वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, और किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वेयर दे आर डिफ्लेक्टेड इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। यहाँ पर ये देखें, जैसे सेमी सर्कुलर पाथ बनाया भी गया है, ये देखें, इट डिफ्लेक्टेड इन अ सेमी सर्कुलर पाथ टुवर्ड अ डिटेक्टर। डिटेक्टर के तरफ जाएगा। ये डिटेक्टर फोटोग्राफ प्ले फिर। द डिटेक्टर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ आयंस। डिटेक्टर जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस जो है वो एक सेकंड में वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, कितने जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो डिफ्लेक्ट होके मैग्नेटिक फील्ड में से यहाँ तक पहुंचे हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड, क्योंकि ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पर अब सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। लीनियर जो हमने स्टडी की है वो है mv² डिवाइडेड बाय r, और मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारे पास क्या है, बी क्यू वी। इसको हमने कैसे पढ़ा है, क्यू इंटू बी क्रॉस वी या वी क्रॉस बी। वो साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, आयन जो है वो सब्जेक्ट किया गया है, परपेंडिकुलर सब्जेक्ट किया गया है, आयन जो है वो परपेंडिकुलर छोड़ा गया है ना, तो साइन 90 विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर यहाँ से हम मैस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर वी से एक बी कैंसिल हो जाएगा और एम हमारे पास बी क्यू आर ओवर वी हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी डेरिवेशन आपको नोट्स के फॉर्म में दे दूंगी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, कमेंट बॉक्स में आप ना मुझे बता दीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वी फ्रॉम इक्वेशन 20.1, 20.1 में से इक्वेशन यहाँ पर जो है वो v की वैल्यू फाइंड करके और इसमें सब्स्टिट्यूट करें अगर हम, तो यहाँ पर हमारे पास मैथ क्या हो जाएगा, q, यहाँ पर से अगर देखें ना तो लेट मी शो यू, यहाँ से v की वैल्यू जो है वो किस तरह आएगी, v² इज इक्वल टू 2qv डिवाइडेड बाय m, और v स्क्वायर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2qv डिवाइडेड बाय m। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। फिर जब इसको दोबारा आप ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना इस जगह पर, तो ये
कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी डेरिवेशन भेज दूँगी, सेंड कर दूँगी। ये आ जाएगा। We can therefore compute the mass of the ions if R, B, Q and V are known. अब यहाँ पर हमें क्या-क्या चीज़ नॉन होनी चाहिए m फाइंड करने के लिए? Q चार्ज का पता होना चाहिए, रेडियस का पता होना चाहिए, वोल्टेज का पता होना चाहिए, पोटेंशियल का पता होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए। We can also write 20.3 as, अगर हमें रेडियस चाहिए तो हम 20.3 को इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी चीज़ों को इधर ट्रांसफ़र करके और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। This relationship shows that if V, B and Q to be constant, R depend on the mass. अगर यहाँ पर पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज कांस्टेंट हो जाएँ तो हमारे पास आर जो है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपेंडेंस जो है वो मास पर होगी। और ये हमारा क्वेश्चन भी आता है कि अगर मास इतना हो जाए किसी पार्टिकल का तो उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है? तो हम इन चीज़ों को फिर कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों को कांस्टेंट लेके और सिर्फ़ हम मास में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास अगर वो कहता है 4m हो गया है, तो हमारे पास रेडियस क्या होगा? तो रेडियस हमारे पास 2r होगा क्योंकि स्क्वायर रूट है ना। ओके। Thus ions of different masses will strike the photographic plate at different places. अब वो जो फोटोग्राफिक आगे प्लेट रखी है ना, उस पर डिफरेंट मैसेज के डिफरेंट आइंस जो हैं वो स्ट्राइक करेंगे डिफरेंट प्लेसेस पर। सो देयरफॉर डिफरेंट आइसोटोप्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है वो सेपरेट करती है अ, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स को, ठीक है? आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैसेज और भी बहुत कुछ है, ठीक है? तो अगर आपको किसी भी चीज़ के नोट्स प्रोवाइड करने हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको वो इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके लिए ये वैल्यूएबल हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज़ आई विल स्टॉप मेकिंग द वीडियो। एंड अल्लाह हाफ़िज़।